Hello students, the essay test that has been planned, so the question paper is with us and we shall be discussing it. As you know that our discussion will constitute both Hindi and in English. तो आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि why we are doing it both in Hindi and English. So reason is that the फंडामेंटल रिसोर्सेज जो मूल तत्व है जानकारी के और ज्ञान के वो एक ही हैं. जैसे मान लीजिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ें कि सतत विकास मानव अस्तित्व और प्रगति की कुंजी है, तो इसको इसलिए रखा गया है कि इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि ये सहज ही होगा कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देते हैं तो सबको ही समझता है कि ये सतत विकास की बात हो रही है, और सतत विकास बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो द टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज की टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस. मानव अस्तित्व और प्रगति की कुंजी है. काफी सुंदर अनुवाद है. तो इस चीज को अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखने के यहां पर फिलहाल हम मानकर चलते हैं कि आपने सारे वो टेक्निक वो आपने मास्टर कर लिया होगा. आप जानते होंगे कि किस तरह से टॉपिक को पढ़ते हैं, किस तरह से इसके अर्थ को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद से इसके दो तरह के अर्थ हो जाते हैं. एक तो हो गया कि लिटरल, एक उसका शाब्दिक अर्थ होता है. हम बोल रहे हैं हिंदी में तो अंग्रेजी में लिख देंगे, कई बार हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे. तो आप, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे. तो एक तो शब्दों का एक लिटरल मीनिंग हो जाता है, ठीक है, एक तो लिटरल मीनिंग हो जाता है, और दूसरा इससे पैदा होने वाले कई तरह के फिगरेटिव अर्थ हो जाते हैं. यानी कि इसका क्या क्या अर्थ निकल सकता है, या फिर इसका जो विस्तृत अर्थ क्या क्या हो सकता है. तो विस्तार में हम अर्थ को लेंगे और इसका एक लिटरल अर्थ लेंगे. अब सवाल ये उठता है कि हम इससे लिखने का विधियों के बारे में, तो किस तरह से लिखा जाता है उसकी टेक्निक इस समय तक अस्पष्ट हो चुकी रहती है. तो हम सीधे इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो किसी भी ऐसे को लिखते समय सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि जस्ट टू कन्वे टू द एग्जामिनर, आपका जो इवेल्युएटर है और एग्जामिनर है, दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. So how do you show that you understand the topic? By trying to defining that what is sustainable development. अब इस टॉपिक में हम सोच के देखते हैं कि क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं. तो सबसे बड़ा आवश्यक तत्व हो सकता है कि हम इसको डिफाइन करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. Why important? And the third thing is that what factors are important? What factors are important? अगर आप चाहें तो, अगर आप इससे को स्टार्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसको किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी इंफॉर्मेशन या किसी डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा कोई कोटेशन है तो उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है, बिल्कुल आसानी से कई बार हम सोच नहीं पाते कि किसी ऐसे को स्टार्ट कैसे करें, तो यू कैन सिंपली पैराफ्रेज इट. यानी कि इसी बात को अपनी भाषा में कहते हुए इस बात के महत्व को अतिरिक्त समझाइए. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि हम किसी कोटेशन के साथ अगर स्टार्ट करना चाहें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो कोट को इस्तेमाल करें वो उसके मूल भावना को पूरी तरह से पकड़े, मूल भावना को पूरी तरह से परिलक्षित करना चाहिए. तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि अगर कोई इस तरह के कोई लाइन लिखे कि वी डोंट इनहेरिट तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से उसके मूल भावना को पकड़ लेता है. तो वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम
our ancestors, but we borrow from एक तरीका है कि किसी बड़े नाटकीय तरीके से किसी बहुत ही प्रांजल या बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी स्टेटमेंट को या किसी ग्रेट पर्सनालिटी की कोई बात को हम लिख के उसको स्टार्ट करते हैं जो पूरी तरह से हमारे उस टॉपिक के मूल भाव को पकड़ता है या उसको दर्शाता है। तो एग्जामिनर को यह लगता है कि यह बात लिखकर जैसे आपने पूरे हिस्से का सार तत्व लिख दिया है। तो जब हम बोलते हैं कि वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, अब इसमें देखिए क्या भाव है, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। इसका मतलब क्या है कि ज्यों की त्यों धरी दीने चौधरिया, अब ये नहीं लिखना है, वो मैं समझाने के लिए एक बात कर रहा था कि हमने बोरो किया है तो हम उसको यथावत या उसे थोड़ा और सुंदर और प्रभावी तरीके से उसको बना के और उसको वापस लौटा दें। अब सवाल ये उठता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक क्यों होने लगा, ऐसा हुआ क्यों आवश्यक? What made us to think that why sustainable development is important? तो आपने जैसे डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना होगा, डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना होगा कि किस तरह से टिक 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 घड़ी करते हुए हम अपने मानव के सभ्यता के संहार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सिर्फ 89 सेकेंड्स दूर हैं मिडनाइट यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाने की तरह से। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 90 सेकेंड्स हो जाता है, 91 सेकेंड्स हो जाता है तो स्थिति सुधर रही है और ये समय और करीब मिडनाइट के करीब आता जा रहा है, तो समय अर्थ पर खतरा बढ़ता जाता है। तो आप जब आप इससे को लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज होता है कि आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू इंक्लूड इन योर एसे इज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की टू द human survival and progress. So why it is key to the human survival and progress? The simple reason is that the health or resources, health and resources of the earth must stay in a very very healthy position और वो लगातार अपने आप को रिप्लेनिश करते रहें, यानी कि लगातार अपने आप को नए तत्व उत्पादित करते रहें जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों को हमारी जरूरतों को पूरा करता रहे, न कि हमारी गतिविधियों की वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे लिए कोई खतरा बन जाए। तो जैसे डूम्सडे क्लॉक की चर्चा आप कर सकते हैं जिसमें कहना है कि किस तरह से खतरनाक तत्वों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसमें 3-4 चीजें आपको लिखना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या है। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व हो जाएगा एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। So economic sustenance, social sustenance and environmental sustenance will become the most important element of that. अगर आप इसमें एक चीज अगर सोचें तो क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, तो हम इसका एक वैज्ञानिक पहलू पर भी देखेंगे। साइंटिफिक सिस्टम पहलू पे क्या होगा, वो ये देखना कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और किस तरह से समुद्र तल उसकी वजह से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति और हमारे संसाधनों को एक खतरा सा पहुंचता जा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर पढ़ा हुआ है तो एसडीजीज की चर्चा कर सकते हैं। और इसमें अगर आप कुछ और भी इंक्लूड करना चाहें तो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के एसडीजी गोल के बारे में जो बात करने के बजाय एक चीज और, क्या क्या स्टेप्स हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब कि हमारे रिसोर्स का हम दोहन उसी तरह से करें जिसके बाद से कि वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाएं या वो विलुप्त ना हो जाएं या फिर वो उनका स्वरूप इस तरह से ना बिगड़ जाए कि वो किसी काम के नहीं रहे। तो आपको 4-5-6 अगर एग्जाम्पल्स के बारे में उनको देना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई लीगल एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे आप उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अरावली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का
अरावली फॉरेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है। जैसे जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने जो कदम उठाने शुरू किए हैं। एक चीज और है कि अपने एस्से को लिखते समय जो नवीनतम जानकारी है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो इंक्लूड करने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अभी हाल ही में 5 जून को प्रधानमंत्री ने ग्रीन वॉल बनाने का जो एक शुभारंभ जो बात की हुई है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रीन वॉल से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिसाइकलिंग, और ये जो 3 मंत्र जो अक्सर चर्चा किया जाता है, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। सो महात्मा गांधी का अगर आप चाहें तो उस कोटेशन के साथ भी बात स्टार्ट कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि द आवर अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। सो अगर हम अपने रिसोर्सेज को, अगर हम अपनी पृथ्वी को, अपने वातावरण को, अपने जो भी हमारे चीजें, हमारे संसाधन हैं, उनको अगर हम सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि वो अपने को निरंतर रिप्लेनिश करते रहें, कॉन्टिन्यूसली दे आर रिन्यूइंग देमसेल्व्स, दे स्टे इन द प्रिस्टीन कंडीशन, एंड व्हेन वी हैंड ओवर टू इट आवर टू चिल्ड्रन, यानी कि हमारे बाद जो पीढ़ियां हो तो ये नहीं कहें कि हमने अपने अर्थ को काफी नुकसान पहुंचाया है, वातावरण को, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया हुआ है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो ये टॉपिक है, तो उसमें हम इन चीजों को समाहित करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद से हम एक लास्ट में इसका एक कंक्लूजन लिखेंगे। इसी तरह से एक दूसरा टॉपिक है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेंजरस। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेंजरस। मानवता के बिना विज्ञान खतरनाक है। आपने जब एस्से की तैयारी शुरू की होगी तो आपने सुना होगा कि ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो हम एस्से को का स्टार्ट देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। ऑल्दो एग्जैक्टली वेल बिगन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाती है, तो बाद में आपका इससे काफी कुछ संभल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ वेरी वेरी गुड बिगनिंग टू दिस से। तो मैंने पहले ही कहा कि वो कोई डाटा हो सकता है, या फिर कोई रेटोरिक क्वेश्चन हो सकता है, या कोई कोटेशन हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट, कोई रिसेंट कोई ऐसा इवेंट और स्टोरी हो सकती है, दैट यू कैन स्टार्ट विद। एक ही शर्त है कि दैट थिंग मस्ट कैच द एसेंस ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ। तो मानवता के बिना विज्ञान खतरनाक है। अब जैसे ऐसे समझिए कि जो विज्ञान जो होता है, तो विज्ञान किसी तरह से, विज्ञान does not, science does not think about the moral implication, the social implications of the variety of the things. It's about discovering things, innovating things, finding new things. But the question that keeps coming up, कि इसका मानवीय पहलू क्या है, इसका नैतिक पहलू क्या है, इसका सोशल इंप्लीकेशन क्या है, तो ये आमतौर पे कई बार विज्ञान के परिधि से या उसके स्कोप से ये बात बाहर चली जाती है। और यही कारण है कि जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर हथियार हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या अभी हाल के टाइम में हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। और कुछ लोग इस डर को भी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी जमान आते आते अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया कि ये एक ह्यूमन कॉन्शसनेस डेवलप कर लेता है, और ह्यूमन कॉन्शसनेस डेवलप करने के बाद ये खुद से सोचकर खुद की बातों को इंप्लीमेंट करना जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए। हालांकि सुनने में ये बहुत ही बात भयावह सी लगती है, बट द चांसेस आर दैट इन फ्यूचर दिस डेंजर कुड बी लर्किंग, एंड मेनी, फॉर एग्जांपल the recent artificial intelligence scientist, including the one who won the Nobel Prize, who is considered to be the pioneer in the field, he has said that these dangers are lurking and we will have to be very, very careful with that. So,
what is the scope of this topic? Science is very important from the perspective of human development. ऑल द सिविलाइजेशनल जो ग्रोथ हमारा हुआ है, जो सभ्यता का ग्रोथ हुआ है, उसमें विज्ञान की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ कई ऐसे खतरनाक चीजें उसके साथ आती हैं जिनका कि प्रयोग या दुरुपयोग के बाद से मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो मानवता के बिना विज्ञान खतरनाक है, दैट इज द विदाउट ह्यूमैनिटी। सो द क्वेश्चन इज दैट विज्ञान और ह्यूमैनिटी को दोनों को कैसे मिलाया जाए। तो इसको मिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऐसे में कौन कौन से तत्व होंगे। तो एक तो पहला तत्व तो ये होगा कि रोल ऑफ साइंस, एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट रोल humanity plays, and the third thing is that without, यहां पर ह्यूमैनिटी का विस्तृत अर्थ यह हो सकता है कि एथिकल, मोरल और some kind of responsible behavior on the part of the way we try to manage or control scientific development. उसके बगैर विज्ञान खतरनाक हो सकता है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी कुड बी डेंजरस, कैन टर्न डेंजरस। सो एवरी टाइम, फॉर एग्जांपल, देयर इज समथिंग न्यू दैट द साइंस ट्राइज टू डू, दैट वी विल हैव टू ब्रिंग इट अंडर द इंटरफेस। इस वाद विवाद या इस विचारण के बीच में लाना पड़ेगा कि यह क्या, ये चीजें मानवता के लिए किसी रूप में खतरनाक बन सकती हैं, और विश्व समुदाय को उसको इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जो ये देखेगा कि इनको रोका जा सकता है। जैसे आप अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो अभी हाल ही में जैसे डी एक्सटिंक्शन के बारे में आपने सुना होगा। डी एक्स, You recently might have heard that how a wolf, एक वुल्फ में जो एक एक्सटिंक्ट जो पहले से ही एक खास तरह की एक प्रजाति है वुल्फ की, उनके जेनेटिक मटेरियल उनके डाल के उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। अब ये अपने आप में एक वैज्ञानिक गतिविधि है, लेकिन इसका मानवता या नैतिक पहलू से हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह के कदम उठा सकते हैं कि हमारे जो एक्सटिंक्ट जो लाइफ है या एनिमल है, तो क्या उनको वापस लाना क्या कोई खतरा पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि अभी जो आपने न्यूज़पेपर्स में इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा, दैट हाउ दिस डी एक्सटिंक्शन हैज बीन सक्सेसफुली डन एंड व्हाट इंप्लीकेशन पॉसिबली कुड हैव। So this example, when you give it, then you will have to give your opinion. That probably trying to bring back extinct species using the technology of science may sometimes turn dangerous, because आप ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे अलग भी आर्ग्यू कर सकते हैं, because the earth goes through the cycle of the new species coming up and old species getting extinct, but we try to bring them back. So probably in the new environment they could turn some kind of the burden or the dangers for us. आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेंजरस। अभी हालांकि ये मामला सस्पेक्ट है, but in the United States of America recently you might have noticed that one after another, दो जासूसों को या दो वैज्ञानिकों या जैसे भी उनको जिस रूप में आप डिस्क्राइब करना चाहें, चाइना की नजर में वो वैज्ञानिक हैं जिनके साथ बहुत ही खतरनाक बायो मटेरियल अपने साथ फंगस या फिर वीड्स को अपने साथ लेकर वो एंटर करते समय अमेरिका के अधिकारियों ने पकड़ा है, और उन्हें इस बात का डर है कि चाइना इन सब चीजों को एक तरह से बायो टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर सकता है, दैट इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस और ब्रिंग इन सच एलिमेंट्स दैट पॉसिबली कुड बी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट। सो यहां पर देखिए कि विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग, जैसे वुहान वायरस की बात करते हैं, वुहान वायरस जिसको कि वुहान वायरस के नाम से बहुत सारे मीडिया वाले अभी भी उसकी बातें करते हैं कि कहा जाता है कि कुछ विशेष तरह के प्रयोगों के बाद से चीन में इसका अभ्युदय हुआ, दिस वायरस केम अप, ऑल्दो दिस इज नॉट फुल्ली प्रूव्ड, बट रिमेंबर दिस इज ऑल्सो नॉट फुल्ली डिसअप्रूव्ड। सो कोई चीज जब तक पूरी तरह से नकारी नहीं जाए, साबित नहीं हो जाती, तब तक वो खतरे की बात बनी रहती है। तो एक और पहलू है कि विज्ञान मानवता के बिना कैसे खतरनाक हो सकता है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। सो व्हेन द न्यूक्लियर एनर्जी वाज, इस पर एक फिल्म भी बनी है जहां पर
ओपेनहाइमर के कुछ विचार और श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड कई बातें आई थी, लेकिन हर बात का स्कोप ऐसे में नहीं होता। तो हमें आर्गू किन चीजों को करना है, देखिए हमें उन चीजों को आर्ग्यू करना है जो हमारे सब्जेक्ट के एकदम करीब आते हैं, द थिंग्स दैट इज क्वाइट क्लोजर टू आवर सब्जेक्ट। सो व्हाट एल्स कैन वी आर्ग्यू? वी कैन आर्ग्यू दैट द, अब हम लिखते समय क्या लिखेंगे कि द साइंस, विज्ञान किस तरह से मानवता के लिए अति आवश्यक है, एंड इट हैज गिवन अस मेनी थिंग्स विच पॉसिबली हेल्प्ड आवर सिविलाइजेशन टू prosper, but in the passage of these developments many things that have come up, विज्ञान ने कुछ ऐसी भी चीजों को का जन्म हुआ है या उसके साथ साथ आई हैं जिससे मानवता को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें कि हम ऐसा जो हाल में जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनका जो नैतिक पहलू है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप जैसे ये डी एक्सटिंक्शन की बात जो हमने की उसके बारे में लिख सकते हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बातों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं जहां पर कि गलत तरीके से, यानी कि गलत तरीके से जो वहां पर इमिग्रेंट्स गए हुए हैं और उनके खिलाफ, तो एक जो डी रैट टेक्निक है जिसमें कि साउंड को 120 या 30 डेसिबल से ऊपर की आवाज में तेजी से बूम करके उन पर डाला जाता है, जिसकी वजह से उनके कानों को पर्दों तक फट सकते हैं, और उनका इस्तेमाल या फिर कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल, जैविक हथियारों का इस्तेमाल, इन सब के बारे में लगातार विज्ञान और मानवता के बीच में एक डायलॉग चलते रहना चाहिए। हर क्षण विज्ञान के हर गतिविधि के बारे में हमें ऐसे मानक डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से ये हमें हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या क्या हो चीजों की कदम उठानी पड़ेगी। तो एक तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, फर्स्ट कन्वेंशंस कौन कौन से उपाय हैं? इंटरनेशनल लॉज, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो गया, और राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर विज्ञान के बारे में कोई इस तरह की बात होती है तो हमारा एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई विज्ञान का विकास हो रहा हो, किसी नए तत्व की खोज हो रही हो, उसका प्रयोग के बारे में बात हो रही हो, तो अगर मान लीजिए कि हम उसके आने वाले उसके किसी भी तरह के अगर कोई विध्वंसक उसका कोई अगर कोई असर होने वाला है तो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, उसको हम कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करने के बाद तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस चीज को आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। और एक चीज और है कि इफ द साइंस लीड्स टू सम काइंड ऑफ द न्यू थिंग्स दैट इज कमिंग अप, सो हमको इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे हम एक लाइन में लिखें, जैसे आप इसी की शुरुआत में अगर ऐसा वाक्य लिखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ साइंस मस्ट बी इन हार्मोनी विद नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो जैसे अपने ऐसे वाक्य से अगर अपने एसे को स्टार्ट किया तो तुरंत लगेगा कि हाँ, अपने एसे के पूरे एसेंस को कैच कर लिया है या कैप्चर किया है। तो द डेवलपमेंट ऑफ साइंस शुड बी इन हार्मोनी विद द नेचर एंड ह्यूमैनिटी। आगे आप डिस्क्राइब करेंगे कि नेचर इन ह्यूमैनिटी और हार्मोनी का मतलब क्या हो सकता है। सो ह्यूमैनिटी मीन्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन एवरी स्टेप, every mechanism that will somehow सेफगार्ड करेगा, उनका बचाव करेगा और हमारे फ्यूचर इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। और उसमें ध्यान में रखने के बाद हम विज्ञान को उस तरह से उसको मोड़ेंगे या उस तरह से उसमें परिमार्जन करेंगे या उस तरह से उसमें कुछ नए तत्व डालेंगे या किसी खतरनाक कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हम किसी तरह का रोक लगाएंगे। और आप चाहें तो इसको एक उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर साइंस है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, अभी हम डी एक्सटिंक्शन की बात कर रहे थे, तो आप इस तरह से तर्क दे सकते हैं कि विज्ञान निरंतर शोधों और खोज के माध्यम से नए नए तरीके निकाल सकता है जिससे कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में कई तरह के ट्विक करके और हम कई सारे बदलाव मानवता में ला सकते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन कभी कभी इनमें कभी यह सोचना होता है कि क्या यह मानव के लिए घातक होगा, आने वाले दिनों में यह खतरनाक हो सकता है या इसकी वजह से कोई दुष्परिणाम हो सकता है। तो हमारी निरंतर सजग रहना पड़ेगा कि इसका जो मानवीय पहलू है और इसका जो एथिकल पहलू है
वो हमसे, हमारी नजरों से तिरोहित नहीं हुआ, अदर नहीं तो ये खतरा हमें कहीं ना कहीं मानवता के लिए, के अस्तित्व के लिए बन जाएगा। तो इस टॉपिक में हमको इन्हीं दो चीजों को डील करना, और लगातार जिस तरह से एक पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल, उसी तरह से जो ग्रेविटेशनल पुल है टॉपिक का, यानी कि जो टॉपिक का डिमांड है, कुछ भी लिखते समय हमें लगातार टॉपिक पे नजर रखना है कि उसके बियॉन्ड हम ना चले जाएं और उसके बारे में ही लिखें। कोई कोई ऐसी बात जो कि टॉपिक के बियॉन्ड जा रही है तो हमें सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि कोई विचार या कोई तर्क हमें इतना पसंद आता है कि हम उससे अलग भी चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी भी बात कह रहे हैं लेकिन टॉपिक के विदिन नहीं है, तो कई बार एग्जामिनर को वो पसंद नहीं आता है और इस तरह से हमें मार्क्स कम मिलने के खतरे हो जाते हैं। तो इसको प्रारंभ करने के लिए आप चाहें तो इस टॉपिक को पैराफ्रेज करके अपने भाषा में लिखें, या फिर सीधे किसी ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हुए लिखें कि कैसे ये खतरनाक हो सकता है, या फिर कोई कोटेशन किसी के बारे में कोई बात लेके देखें, या स्ट्रेट अब सीधे अपने एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करें कि द साइंस नीड्स टू बी इन हार्मोनी विद द नेचर एंड द ह्यूमैनिटी बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी इज सुप्रीम, and the science, if it placed any kind of the dangers with the survival of the humanity, then possibly the science would not be serving humanity. On the contrary, it will become, वो उसको खा जाएगा या उसको नष्ट कर देगा। तो वैसा विज्ञान किस कार्य का जो मानवता के लिए खतरा बन जाए। तो ये इसके मूल अवधारणा इस टॉपिक की, इसको वैसे लिखिएगा। उसके बाद अब कौन सा टॉपिक एक आता है, यूथ एंड सोशल मीडिया से एक रिलेटेड टॉपिक है वो। लेट्स सी दैट दिस इज very interesting topic and must be catching the interest of the young people a lot. युवा और सोशल मीडिया। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा नई बात, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो सोशल मीडिया की तरफ जो ल्योर है, जो आकर्षण है युवा का, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब इसका हमें देखना है कि बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, तो बहुत सारी बातें इस टॉपिक पर कही जा सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो टॉपिक हमें इससे लिखने के लिए मिला है उसके स्कोप के बियॉन्ड नहीं जाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कही जा रही है और इसके इन्फ्लुएंस की बात कही जा रही है, यानी कि दो पार्टन के बीच में युवा जो सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो दो पार्टों के बीच में उनकी समस्या है। एक तो है कि बिटवीन इन्फ्लुएंस, यानी कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, और आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमारा इस फोकस के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाए। तो अगर आप इस तरह की चीज को लिखते चाहते हैं तो आप सीधे सीधे सोशल मीडिया के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि द न्यू टेक्नोलॉजी हैज थ्रोन अप, या नई टेक्नोलॉजी के आने से या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के निरंतर विकास से सोशल मीडिया अत्यंत सुलभ हो गई है। इट हैज बिकम क्वाइट इजियर एंड क्वाइट एक्सेसिबल टू द मिलियंस ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इसका जो ल्योर है, ल्योर ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि उसका जो आकर्षण है, इज एक्सपैंडिंग। The lure of the social media is rapidly expanding, ठीक है, between influence and identity crisis, ठीक है। तो इसका ल्योर को लिखते समय कुछ इस तरह के बिंबों का प्रयोग करना है, सम इमेजरी, ऐसा कुछ इमेजरी यूज कीजिए कि जो आपके एग्जामिनर को थोड़ा सा हल्का सा चमत्कृत कर दे, उसको लगे कि कितना अच्छा इसने बिंब का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए हम ऐसे बिंब का प्रयोग करते हैं कि द ल्योर ऑफ द सोशल मीडिया किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, एंड चूंकि हम इसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्फ्लुएंस और इस आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर रहा है, तो लेट्स, अगर हमको इस तरह की बात कहते हैं कि द सोशल मीडिया का जो युवा का जो प्रभाव है वो एक तरह से जैसे रैट रेस की तरह हो गया है, रैट रेस की तरह हो गया है, जहां पर कि चूहों की दौड़ चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार उसकी एक अंधी दौड़ चालू रहती है। तो इट हैज टर्न इनटू ए सम काइंड ऑफ रैट रेस। व्हाई इट इज टर्निंग इनटू सम काइंड ऑफ रैट रेस? अब सवाल ये उठता है
कि इसका प्रभाव जो है इतना ज्यादा क्यों है, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है, क्यों लगातार सारे लोग इसके जद में पकड़ में आते जा रहे हैं। तो इसको विचार करने की जरूरत है। तो इसका रीजन ये है कि वी आर कॉन्स्टेंटली, दो चीजें साथ साथ हो रही हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग सोशल टच एंड द लाइफ इज शिफ्टिंग टू सोशल मीडिया। सो अगर किसी कोई बात करना है, किसी कोई संदेश भेजना है, यहां तक कि लोग मिठाई, चाय या फ्लावर्स भी भेज रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं। तो हमें इस बात को लिखना है कि कोशिश ये करना है कि युवा और सोशल मीडिया ल्योर रैट रेस में कन्वर्ट होता जा रहा है एंड द काइंड ऑफ द फॉल्स ग्लैमर एंड पीयर प्रेशर। आप सोचेंगे कि पीयर प्रेशर मतलब कि आपके जो सहकर्मी हैं और साथ जो काम करने वाले दोस्त मित्र हैं, तो वो जो चीजें कर रहे हैं उसका दबाव सब पे पड़ रहा है। तो लगातार इसके प्रति जो आकर्षण, झुकाव इसलिए हो रहा है कि एक तरह का एक दुनिया का निर्माण करता है, मेक बिलीव वर्ल्ड का निर्माण करता है। ऐसी दुनिया जो बहुत ही आकर्षक, लुभावनी लगती है, जहां पर निरंतर हम दूसरों को अपने से बेहतर करते हुए, अपने से बेहतर कपड़े, बेहतर फैशन स्टाइल और बेहतर स्मार्ट दिखते हुए और लगातार उनको हम नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कुछ भी हम करते हैं तो हमको वैलिडेशन चाहिए कि कितने हमको लाइक्स मिले। तो ये एक रैट रेस की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। तो हमें इसके बारे में ये लिखना है कि जो युवा और सोशल मीडिया है उनका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, और इसकी वजह से जब हमारा मनोवांछित फल इस पे हम जो चाहते हैं, जिस रूप में सोशल मीडिया पर हमें पहचान या जिस तरह से हमें उस पर हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से डिसइल्यूजन, डिस्ट्रेस पैदा होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि यूथ एंड सोशल मीडिया बिटवीन इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। सो हम लगातार उन सारी चीजों की बात करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लुएंस में क्या क्या हो रहा है और किस तरह से ये हम जिस रेस को चाहते हैं, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस तरह की आइडेंटिटी कि हम एक, या फिर आप चाहें तो मृग मरीचिका शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक मृग मरीचिका की तरह से हो, जिस पर कि हम एक कुछ विशेष तरह की खुशी, विशेष तरह की पहचान या विशेष तरह की लोकप्रियता को लगातार उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे लगातार सोशल मीडिया पर हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो रोज रोज उसका परिदृश्य जैसे कैलेडोस्कोप को ऐसे घुमाते हैं ना, तो नया नया पिक्चर ऐसे घूमता रहता है। सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड कॉन्स्टेंटली वी आर चेजिंग इट। सो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक तरह जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके चलते एक तो डिसइल्यूजन हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, नकारात्मकता आ रही है, अक्रियाशीलता आ रही है, इनएक्टिविटी आ रही है, एंड इट्स ऑल्सो लीडिंग टू सम काइंड ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस यहां क्या मतलब है कि हम अपनी मूल पहचान, अस्थाई कोई पहचान बन नहीं पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, एंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, सो यू स्टार्ट वेयरिंग दोस काइंड ऑफ ड्रेस, दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी स्टार्ट डूइंग, बट सडनली टुमारो थिंग्स आर डिफरेंट, सो वी आर चेंजिंग एंड ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स। सो दिस कांस्टेंट चेंज समवेयर आवर the original reality is getting lost. So the two big problem is that influence जो है इसका कोई ज्यादातर नकारात्मक है और कॉन्स्टेंटली इट्स लीडिंग टू आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा, एक चीज और है कि कोई भी टॉपिक को लिखते समय थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप थोड़ा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट ऑल द नोवेल्टी और द न्यू ट्रेंड्स हैज बीन हिस्टोरिकल काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। लगातार न्यू ट्रेंड्स पहले भी होते रहे, जैसे हिप्पी मूवमेंट आया था, हिप्पी मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लुक बैक इन एंगर। एक समय आया था जबकि दुनिया में जो प्रजा पूंजीवाद और जिस तरह के मटेरियलिज्म के खिलाफ एक खास तरह का लोगों में कुछ तरह के कुछ विचार पैदा हुए, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और समाज में जो भी विसंगतियां उसके प्रति क्रोधित युवाओं का एक विशेष एक मूवमेंट चला था जिसको लुक बैक इन एंगर कहते हैं, जिसको कि कई बार अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने
पर्दे पे परिलक्षित किया, लुक बैक इन एंगर, एंग्री यंग मैन जो कि सिस्टम की हर चीजों के प्रति रिबेल करता है। तो ऐसे मूवमेंट्स मूवमेंट्स आते हैं चले जाते रहे हैं, बट दिस टाइम लेकिन सोशल मीडिया इट अपीयर्स टू बी कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोडिंग। बड़ी तेजी से इसका प्रभाव चारों तरफ बढ़ता जा रहा है और इसके इन्फ्लुएंस नकारात्मक भी है। लेकिन सोशल, अब इसको सवाल ये उठता है कि हमको अपने ऐसे को लिखते समय यही लिखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस प्रभाव को कम करें और किस तरह से इसके प्रभाव को हम अगर चाहें तो पॉजिटिव दिशा में ढालें। तो एक तो सोशल मीडिया का अगर बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है तो हमें डी एडिक्शन कराने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद समाज में मीनिंगफुल एक्टिविटीज, जैसे विवेकानंद ने कहा था कि यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि वो निरंतर कार्य करें, फुटबॉल खेलें। सो फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ इज बहुत जरूरी है। तो समाज में ओपन स्पेसेस की कमी होती जा रही है, लोगों को सामाजिकता में की कमी होती जा रही है, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलना जुलना कम पसंद कर रहे हैं और एकांतवादी और पीपल सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। सो वी नीड टू एक्सपैंड और स्ट्रेंथन सोशल इंटरेक्शंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में आप अक्सर देखेंगे कि काफी हद तक इसका टॉक्सिक और नकारात्मक ही स्वरूप इसका ज्यादा दिखता है। हालांकि इसका पॉजिटिव स्वरूप भी है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव स्वरूप भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के पॉजिटिव स्वरूप ये हैं कि इसके द्वारा नवीन ज्ञान या नए सूचनाओं को बड़ी तेजी से संप्रेषित किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग, द सेकंड थिंग इज दैट इट कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ एजुकेशन एज वेल। इट्स ऑल्सो द सोर्स ऑफ द कीपिंग इन टच एंड द क्विक कम्युनिकेशन। बहुत सारे फायदे हैं, बट इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, ड्रग्स, violence and the violence against women, ठीक है ना? So many such things, for example the misinformation, is also one of the biggest problems that has begun to come up due to, and चूंकि लगातार इसके फ्रंटियर्स, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि एवरी टाइम यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट्स, जब आप एक खास मुकाम तक पहुंचते हैं किसी चीज तो लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, तो जिसके चलते आप में आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो हमारे पूरे हिस्से का स्कोप इसी बात पर होगा कि हमने ये लिखा कि सोशल मीडिया क्या है, किस तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से पीछे बहुत सारे जो सामाजिक ट्रेंड रहे हैं बस उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इट्स हैविंग इन आवर यूथ। ऑल्दो देयर आर द सम द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, बट सिंस द रैपिडली द चेंजिंग और उसके नकल कर रहे हैं, वो उसके द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके चलते हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस किस तरह से खड़ा हो रहा है। इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो बचने का एक तरीका यह है कि हम इसको रेगुलेशन के लिए लॉ बना सकते हैं। लॉ बनाने की बात करिए, ऑलरेडी देयर इज अ बिल दैट इज ऑलरेडी देयर, दैट इज, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट सेल्फ रेगुलेशन। Then you can also talk about a school education, guidance, schools can play very important role in guiding students and they're telling them that how to positively use social media, और उसका इन्फ्लुएंस को हम, जो नकारात्मक इन्फ्लुएंस उसको कैसे कम करें और आइडेंटिटी क्राइसिस से किस तरह से बचें। और अगर इस तरह की सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तो हमें काउंसलिंग की सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, काउंसलिंग की सुविधा। और अगर समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है तो डी एडिक्शन की बात हम कर रहे थे। और लास्ट में हम लिखेंगे कि ट्राइंग टू कंट्रोल और स्टॉपिंग सोशल मीडिया इज समथिंग लाइक दैट थ्रोइंग द बेबी विद द बेद वाटर, पानी के साथ जैसे बेबी को भी फेंक देने की तरह से हो जाएगा। तो हमें वो काम नहीं करना है, बल्कि सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं उनको लगातार उनको बढ़ाना है, और इन पे इस तरह के जो रेगुलेशंस होनी चाहिए, इस रेगुलेशन में यूथ को गाइड करने के लिए जो कोच हैं, टीचर हैं, स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, उनको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। तो इस तरह से हम सोशल और आइडेंटिटी क्राइसिस के बजाय अगर आत्मविश्वास भरने के लिए अगर सॉफ्ट स्किल,
स्पोर्ट्स, सॉफ्ट स्किल, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, इस तरह की चीजों को अगर हम ज्यादा प्रभाव बढ़ाएं तो वो एक असली पहचान उसे पैदा होगी, जैसे व्यक्तित्व की, न कि नकली पहचान जिसमें कि लगातार आप मुखौटे पर मुखौटे, मुखौटे पर मुखौटे, मुखौटे बदलते जाते हैं और दैट लीड्स टू आइडेंटिटी क्राइसिस। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हम लगातार बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के बारे में कही जा सकती हैं, बट हमने इस बात पर ही फोकस किया कि इनका इन्फ्लुएंस किस तरह का होता है, हाउ इट इज कॉजिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, और कैसे उससे बचें। तो एक ये टॉपिक है, और इसके बाद कैन आई हैव लिटिल, एक और टॉपिक क्या है, ये बड़ा प्रचलित और पॉपुलर सा टॉपिक है, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। सच ए वंडरफुल लाइन। जॉर्ज सैंटेनिया, वो एक स्पेनिश फिलोसोफर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 100 साल पहले की उनकी कही हुई बात है। 100 साल पहले सोचिए, जब उन्होंने ये बात कही थी, तब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, नो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वॉर, इमेजिन दैट, नियरली 120 ईयर्स बैक। और ये बात कितने हद तक सही है। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किसी टॉपिक पर इसे लिखना है तो कोई ऐसी ड्रामेटिक या अत्यंत प्रभावशाली कोई स्टेटमेंट, कोई कोटेशन, कोई कहानी, कोई स्टोरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इतिहास से नहीं सीखते, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इतिहास से सीख कर भी तो और काफी हद तक आगे बढ़े। जैसे आप अगर आइजैक न्यूटन को अगर इस्तेमाल करें, आइजैक न्यूटन की बात याद करें, तो आज से करीब 1675 में क्या हो रहा था, औरंगजेब साहब तब उस समय भारत में थे, एम्पेरर थे इंडिया में, किंग थे, आप जो भी सुल्तान, द मुगल किंग है। तो उस टाइम में आइजैक न्यूटन ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो गुणी और ज्ञानवान लोगों के ज्ञान के कंधे पे सवार होकर सीखा है। दैट इज व्हाट ही सेड, दैट हिस्टोरिकली व्हाट द वाइज पीपल हैव लर्नड, उन्होंने, उनका जो एग्जैक्ट वर्ड था, द स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। यहां जायंट शब्द का मतलब है कि वो महान लोग जिन्होंने नई खोजें की, नई ज्ञान को प्राप्त किया। स्टैंडिंग ऑन द सोर्सेज आई हैव बीन एबल टू सी फार। अब ये इस चीज को दर्शाता है कि किस तरह से जब हम इतिहास से जब सीखते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। तो अब आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव बीन एबल टू सी वेरी फार, देन इट हैज बीन ड्यू टू व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। When Isaac Newton was saying, then he was emphasizing that the learning from the history, how it can be useful, किस तरह से वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है और किस तरह से वो हमें अनुभव के नए द्वार खोल सकता है। लेकिन असली खतरा तब होता है कि जब वो लोग जो जिनके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, या आम लोग भी जब इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उन गलतियों को दोहराते रहते हैं। और भी अनेक तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के, और आप सीधे सीधे नहीं तो अगर आपको जॉर्ज सैंटेनिया याद आ रहे हैं तो उनको लिखिए, और एक नाटकीय तरीके से लिखिए कि जब उन्होंने ये बात कही थी उस समय तो भारत में 2 विश्व युद्ध भी नहीं हुए थे। लेकिन अगर पास्ट के इतिहास को देखें तो लगातार हम इतिहास को दोहरा के और उसके होने वाले दुष्परिणामों को दोहराते रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि जब हम ये लिख रहे हैं तो किन किन चीजों के बारे में लिखेंगे। आप चाहें तो उदाहरण भी तो देने पड़ते हैं ना, तो हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स देंगे। सो वी विल शो दैट कि ह्यूमन नेचर, वी टॉक अबाउट इट। और जैसे अगर आपने ग्रीक नाटकों के बारे में पढ़ा होगा, मुझे वैसी उम्मीद तो नहीं है कि आपने ग्रीक नाटक पढ़े होंगे, लेकिन ग्रीक नाटकों के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें एक ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी कि उसमें अचानक अभिशप्त होता है कि उसमें नायक या उसका कुछ मुख्य चरित्र है, किस तरह से उसके जीवन में बड़ी भयानक स्थितियां आती हैं। तो वो इसलिए होता है कि वो ग्रीक नाटकों में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, ह्यूब्रिस।
ह्यूब्रिस का मतलब कि अति आत्मविश्वास, जहां ये सोचना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं इन चीजों को अपनी मर्जी से कर सकता हूं। कॉम्प्लेसेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और जो मानव की जो कमजोरियां हैं, जो कमजोरियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं? कमजोरियां हैं हमारा लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर पावर, मनी, इन्फ्लुएंस, lust for power, money, influence, control. This has led humanity to ignore the lessons of history. Or when we ignore the lessons of the history, then there is a tragic vicious circle. एक vicious circle का लगातार निर्माण होता रहता है, जिसके चलते हम लगातार उन गलतियों को दोहराते रहते हैं। अब उसके बाद से हम नेक्स्ट एक बात, हमें चूंकि इससे तो में बहुत सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, एक चीज और है जिसके बारे में इस टॉपिक पर कभी कभी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो उस चीजों को छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वार्प्ड हिस्ट्री है, यानी कि मैं हिंदी में भी इसको बताते चलूंगा, यानी कि जो 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 इस तरह का इतिहास भी अगर किसी सभ्यता में पढ़ाया जाए या उनकी इन चीजों को लोगों को बताया जाए जो कि वास्तविकता से परे है, जो सच्चाई से अलग थी, यानी कि इतिहास को मैनिपुलेट करके इस तरह से रखा गया होगा, तो हम वैसे इतिहास से कौन सा लेसन ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे सेंटेनियस साहब कहते हैं कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, लेकिन इतिहास से सीखना कैसे होता है, हमें इतिहास के सही स्वरूप का जानना भी एक अति आवश्यक होता है। तो इतिहास का गलत स्वरूप अगर किसी तरह से जाना गया तो हम उसको दोहराने के लिए अभिशप्त होंगे, या नहीं भी दोहराते हैं तो वो उन गलतियों को भी दोहराते रहेंगे। अब हमने ये बात, वार्प्ड हिस्ट्री अगर होती है तो व्हाट एन इंपैक्ट कैन बी। आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के स्कूलों में पता है क्या इतिहास पढ़ाया जाता है? बहुत ही मुश्किल से एक पैराग्राफ वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वर्ड ही लिखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो नहीं लिखते, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। और पाकिस्तान के स्कूलों में उन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उनके इतिहास शुरू ही होता है मोहम्मद बिन कासिम से, और उसके बाद से जैसे वो उनके लिए सारे जो हीरोज, अब्दाली, मोहम्मद गोरी और इस तरह की वो चीजें वो पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि उनके यहाँ सारे हथियारों के नाम भी इन्हीं लोगों के आधार पर होते हैं, क्योंकि अपना वो पूरा आइडेंटिटी, अपने को आइडेंटिफाई करते हैं नादिर शाह से, अब्दाली से, मोहम्मद गोरी से, अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, पहली बात। और पूरा पूरा इतिहास स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसके पीछे मूल अवधारणा ये होती है कि लगभग यही बताते हैं कि देखो 1947 तक हम लोग उस पूरे इस कॉन्टिनेंट के मालिक थे, हम यहाँ राज करते थे, उसके बाद से अंग्रेज आ गए, उसके बाद से ये वापस पाकिस्तान बना है, और इसको फिर वो बोलते हैं कि वो एक विशेष पवित्र धरती है जहां पर कि हम एक बार फिर अपने, अब मैं क्या बोलूं, मैं उस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वहां के स्कूलों में इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं। सो इसको क्या बोलते हैं? वार्प्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री। एंड दिस प्रॉब्लम कुड बी एनीवेयर। तो आप अपने तर्क में ये भी लिखेंगे कि यह अति आवश्यक है कि इतिहास अपने मौलिक और सत्य स्वरूप में लिखे जाएं, ठीक है, या बच्चों को सही इतिहास बताया जाए। पहली बात, जो इतिहास को नहीं उनसे कुछ सीखें, तो इसके लिए भी आवश्यक होता है कि ये तत्व इतिहास में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक ये है। दूसरा, उसके बाद से इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध, हजारों युद्ध होते रहे हैं, वार से हमने कभी कुछ सीखा नहीं, हर युद्ध से किस तरह की विभीषिकाएं होती हैं, वापस उन्हीं गलतियों को हम करते रहते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एम्पायर्स, सारे ज्यादातर एम्पायर्स वो किसी एक्सप्लॉयटेशन या फिर लोगों को गुलाम बनाने के तरीके से वो उस पर काम करते रहते हैं, और फिर वो लगातार नए नए स्वरूप बदल के आता रहता है। आप कॉलोनियलिज्म के बारे में लिख सकते हैं। पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब चर्चिल साहब जब प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, तब उन्होंने यूपीएससी में ये एस्से आया हुआ है 2024 में, आईएएस के एस्से आया हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा कि द फ्यूचर में
देयर वोंट बी, जो एम्पायर्स होंगे वो एम्पायर्स ऑफ माइंड होंगे। ये आईएएस में पेपर में यूपीएससी में आया हुआ है। तो उसका मतलब यही था कि कॉलोनियलिज्म है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है कि जहाज और बंदूकें भेज के जैसे लोगों को सब्जुगेट करते हैं, उसके बजाय आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना के, आर्थिक रूप से गुलाम बना के, या उनको अपने ऊपर कई तरीकों से वैज्ञानिक साइंटिफिक सपोर्ट से अपने ऊपर आश्रित करके, और किस तरह से वो एम्पायर को अपने जिंदा रख सकते हैं, वो ये ऐसी बात वो कह रहे थे। तो इतिहास के इन विभिन्न पहलुओं को लिखते हुए आप ये लिखेंगे कि हमें 3-4 चीजों की जरूरत है। पहली बात कि इतिहास सही रूप से पढ़ाया जाए, देखा जाए, इतिहास की विवेचना सही ढंग से हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में अगर कहीं भी अगर कोई ऐतिहासिक कोई बात को लेकर अगर कोई इसका डिस्टॉर्शन हो रहा हो तो उसका विरोध होना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट एक चीज और कंसोलिडेट होना चाहिए हमारे इतिहास में कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं, बच्चों को ये भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो इतिहास छोटी घटनाओं से क्या सीख, जैसे हम बोलते हैं कोई कहानी कह के किसी क्या सीखते हो, तो इतिहास से क्या सीखते हैं हम बच्चों को वो भी बताएं। तो इस तरह से, और हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इतिहास में जो चीजों की वजह से जो विभीषिकाएं आई हैं, बाद में हम उसको रिपीट नहीं करें। तो इस तरह से हमसे सीख सकते हैं, और नहीं अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार ये अभिशाप दोहराया जाता रहेगा। थोड़े और कम समय में चीज़ों को करना था, तो हम जल्दी जल्दी कुछ और टॉपिक्स ले लेते हैं। लेट्स कम टू खंड बी, एम्पावरिंग, पोषणकर्ताओं को सशक्त बनाना। महिलाएं सामाजिक प्रगति का केंद्र है। इस टॉपिक में एक टेक्निकल बात देखिए, यहां ये कह रहा है कि एम्पावरिंग द नर्चरर्स। तो जो पहला भाग है यहाँ नर्चरर वर्ड है, यानी कि पोषणकर्ताओं की बात हो रही है। तो यहाँ वुमन या मैन या वुमन की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो एक्सपेंशन है वहां कहते हैं कि विमेन एट द हार्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो जब पूरे वक्तव्य को आप पढ़ेंगे तो साफ पता चलेगा कि विमेन की बात हो रही है, विमेन द नर्चरर, सॉरी, एम्पावरिंग द नर्चरर्स एंड विमेन एट द हार्ट ऑफ द सोशल प्रोग्रेस। अब ये सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा यहां पर एक जेंडर इनसेंसिटिविटी है, यानी कि कोई इस तरह की कोई बात कही जा रही है जिसे लग रहा है कि महिलाओं के कार्य या उनके स्वरूप या उनके जो जिम्मेदारियां हैं, तो उसको हम जैसे एक खास उसको जेंडर इनसेंसिटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि हम ऐसे दिखा रहे हैं कि विमेन का काम ही है जैसे नर्चर करना, जबकि आजकल जब जेंडर जो डिस्कोर्स है तो उसमें इक्वलिटी की बात हो रही होती है। लेकिन चूंकि हम यूपीएससी में कोई भी या ऐसे लिखते समय उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, स्ट्रेट हम ये नहीं कहना शुरू कर सकते नहीं ये इस तरह की कोई बात नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हल्का सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, तो विमेन हैव प्लेड द रोल ऑफ द नर्चरर्स, ठीक है। तो वो किस तरह से घर के देखभाल से लेके, जो घर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट से लेके, और बच्चों की देखभाल, जो बच्चे घर पे ही रह सकते हैं। सो नर्चरर का रोल इस तरह से हम उनको दे सकते हैं। पोषणकर्ता का मतलब कि पोषणकर्ता का बड़ा सीमित अर्थ है। पोषणकर्ता का ये मतलब नहीं है कि वो सारे लोगों के पोषण, बल्कि पोषणकर्ता का मतलब है कि दे हैव बीन प्रोवाइडिंग सपोर्टिव रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ऑल एस्पेक्ट्स में सपोर्टिव रोल क्या होता है, जो घरेलू रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट, भोजन और फूड संबंधी और भी किसी तरह की छोटे मोटे दुखों का उस पर ध्यान रखने का उनका जो रोल हो सकता है, बच्चों का पालन पोषण से जो रूप हो सकता है। सो हम ये लिखेंगे कि हिस्टोरिकली the way the society evolved, women adopted, or rather the role of the nurturing went to women. Although in the modern context, or rather the changing social context, the nature of being nurturer is being changed, but still many of the stereotypes remains more or less same. तो ऐसा करने से आपको एग्जामिनर को हल्का सा जरा सा इशारा देके जता देना चाहते हैं कि नर्चरर्स का जो रोल है, जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, उससे हम थोड़ा सा अलग हटके सोच सकते हैं। तो अब इसके बाद से हाउस होल्ड एंड चाइल्ड रेयरिंग की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे बात आ जाता है कि महिलाएं सामाजिक प्रगति के केंद्र में है, तो इनको सशक्त बनाना चाहिए।
तो सशक्त बनाने का मतलब यह है कि व्हेन द वीमेन प्ले, जब महिलाएं इतना महत्वपूर्ण रोल जब कर रही होती हैं तो उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी होता है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? एम्पावरमेंट का मतलब कि किसी को इस तरह का उसको शक्तियां देना, इस तरह का उसको अधिकार देना कि वो इंडिपेंडेंट निर्णय ले सके, अपने बारे में सोच सके, अपने बारे में निर्णय ले सके, अपने व्यक्तित्व, एजेंसी, जिसको अंग्रेजी में एजेंसी वर्ड यूज करते हैं, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एजेंसी अबाउट देमसेल्व्स, टेक डिसीजंस अबाउट देयर कैरियर, लाइफ, हेल्थ, चाइल्ड केयर, चिल्ड्रन। तो जब हम और उनको समान रूप से आर्थिक और सामाजिक अधिकार उनको अगर प्रदान करते हैं जहां पर कि उनको अपॉर्चुनिटी होती है, सो दैट इज कॉल्ड, इनमें तीनों चीजों को आप डील करिएगा, सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कीजिएगा। एक और चीज की आप इसमें हम लोग बात करेंगे इसको लिखते समय कि किस तरह से कि नर्चरिंग का रोल, कि जो नर्चरिंग का रोल है बगैर एम्पावरमेंट के, ठीक है, प्रभावी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और एक बात इसमें आपको जो लिखना है कि एम्पावरमेंट कहां कहां कमी रह गई है, तो जो कमियों के बारे में लिखिए, द शॉर्टफॉल्स। At the same time, you have to write that what steps you have taken for empowerment as well. What steps you have taken about empowerment as well. तो इसके बारे में आप लिखते समय जैसे आप क्या क्या चीज लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है ये जानना। लीगल जो प्रावधान हुए हैं, तो लीगल प्रावधान में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इस तरह से जैसे जननी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एम्पावरमेंट की हम जब बात करेंगे तो आप एकदम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में ये महसूस किया गया कि लड़कों की तुलना में काफी कम लड़कियां स्कूल में आ रही हैं, कई बार देर से पहुंचती हैं, कई बार अगले दिन टीचर पूछते थे कि आज स्कूल क्यों नहीं आई, उसने बताया कि घर में बहुत सारा कार्य था, मम्मी ने कहा तो मैं स्कूल नहीं आ पाई। सो द बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव देम free cycles. So when the girls got the cycles in free cycles in Bihar, they started telling their parents, look, such a wonderful shiny cycle is there, I have got it, I must go to school, I must go to school. They are insisting, कम टाइम लगने लगा। तो स्कूलों में लड़कियों का जो एम्पावरमेंट इस तरह से हुआ कि ज्यादा स्कूलों में उनका एनरोलमेंट होने लगा, ज्यादा लड़कियां स्कूलों में आना शुरू कर दी, और ये साइकिलिंग स्किल बिहार में बहुत पॉपुलर हुआ। तो इसके जो शॉर्टफॉल्स है उसको लिखिए, एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किए गए हैं उसको लिखिए, और एकदम आधुनिक बातें, नवीनतम कुछ जानकारियों के बारे में लिखिए, जैसे कि डिफेंस फोर्सेज में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को इंडिपेंडेंट कमीशन देने के लिए बात कही है। उसके बाद से आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से फॉर एग्जांपल हमारी सरकार ने इस बात को सोचा कि जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं वो 2 महिला अफसरों को दिया गया, जो अपने आप में सारी दुनिया में इस बात को काफी सराहा गया। तो नर्चरर्स के बारे में लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि नर्चरर्स के बारे में लिखते समय लिखिए कि एक लाइन जरूर डालिएगा कि हालांकि नर्चरर्स का जो 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 अंडर व्याख्या है या जो अर्थ है वो समय के साथ तेजी से बदल रहा है, और आधुनिक काल में नर्चरर महिलाओं के रूप के रोल परिवर्तित हो रहे हैं, और इसमें पुरुषों की भी भूमिका हो रही है। लेकिन अभी भी जो मूल जो 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 सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे हालत में क्या क्या चीजें किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें हुई हैं, और क्या क्या चीजें बाधक अभी भी बन रही हैं। तो क्या क्या बाधक बन रही हैं? पैट्रियार्की, एम्पावरमेंट में पैट्रियार्की,
आपने ग्लास सीलिंग का नाम सुना है? ग्लास सीलिंग का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे MMR है, मॉर्टेलिटी रेट है, उसके बाद से माल न्यूट्रिशन है, सशक्तिकरण में बाधक जो जो चीजें हैं, माल न्यूट्रिशन है, और क्या है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, नारी सुरक्षा भी। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख के और बाद में आप लिख सकते हैं कि the women's role as a nurturers is still emphasized in our society and it's one of the most honorable roles that they can play। जो एक अत्यंत एक सम्मानजनक स्थान होगा, तभी वो अपने इस कार्य में पोषणकर्ता के रूप में और भी ज्यादा सशक्त तरीके से कर सकती हैं। एट द सेम टाइम एम्पावरमेंट से उनके अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने की भी क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें हम अधिक एम्पावर्ड इस तरह से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। एक और टॉपिक है कठिन दुनिया में सॉफ्ट कौशल, भावनात्मक बुद्धि की बढ़ती प्रसंगता। एक तो समस्या ये है कि भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत सटीक समझ पता नहीं कैसे नहीं हो पाता, क्योंकि मैं पिछले 2 दशकों से स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं, तो कभी कोई इस तरह के सवाल उठता है, बात आती है, तो हालांकि एथिक्स में आपको पढ़ाया जाता होगा, मैं एक बड़ा एक सिंपल सा जो 4-5 उसके जो कारक हैं उसके बारे में हम आपको बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल इन द हार्ड वर्ल्ड, द राइजिंग रेलेवेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक चीज ध्यान रखिए कि जो सॉफ्ट स्किल हैं, सॉफ्ट स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों एग्जैक्ट सेम चीज नहीं है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सॉफ्ट स्किल का एक मेजर पार्ट है, एक मेजर पार्ट है। तो आप इसमें आप लिखना शुरू करेंगे कि इन द जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जैसे ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया जिस तरह से बदलती जा रही है, ऐसे में सॉफ्ट स्किल की महत्ता बढ़ती जा रही है। और लगातार जो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड का हो रहा है, तो देशों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन, कंपनियों का अपने प्रोडक्ट्स के बारे में संप्रेषण और आपस में मैनेजमेंट का आपस में जो संप्रेषण है, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। और हाल के टाइम में जो इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े बड़े जो जानकार हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट स्किल्स कई बार तो हमारी तकनीकी स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस को कई जो हमारा जो IQ है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सफलता में बताया जाता है। इसको लिखते समय आपको जताना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से तत्व हैं। तो एक तो इसका अपने बारे में अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, और अपने को कैसे रेगुलेट करना है, जो रेगुलेशन है, अपने को कैसे रेगुलेट करना है, फिर अपने को कैसे मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेशन, उसके बाद एम्पैथी, और एक और चीज है सोशल स्किल्स। तो अगर हम अपने तर्कों को, अपने बातचीत को सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द रखने लगे तो सोशल स्किल्स की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस हिस्से को और एक्सपैंड करें। आप उसके बाद से वो बात करिए कि सॉफ्ट पावर की बात, सॉफ्ट स्किल्स में बात करिए कि सॉफ्ट स्किल्स आल्सो एक्सपैंड टू द सॉफ्ट पावर ऑफ द नेशंस। सॉफ्ट पावर क्या हो सकता है? जहां पर कि सॉफ्ट पावर जहां पर कि बिना युद्ध और इसी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बगैर सॉफ्ट स्किल्स यानी कि अपने प्रभाव और अपना जो 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 मानवीय प्रभाव है, जो हम उसकी वजह से छोड़ते हैं और अपनी लोकप्रियता की वजह से अगर हम किसी कठिन कार्यों को संपादित करने में या प्रभाव की वजह से हम अपना विशेष स्थान बनाते हैं, तो वहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हार्ड वर्ल्ड से यहां पर तात्पर्य ये है कि हार्ड वर्ल्ड से तात्पर्य क्या है? द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी कॉम्पिटेटिव। World is becoming very competitive. Second thing is when resources are becoming scarce. Resources are becoming scarce. The third thing is that competition, for example, the competing for
फॉर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, तो हार्ड वर्ल्ड मीन्स दिस, सॉफ्ट स्किल्स मीन्स दैट हाउ वी नेगोशिएट इन अ वर्ल्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर ओन पोजीशन, जिसमें कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन बातों को अगर बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 कारक हैं, तो वो अपने आप में काफी होगा। एक चीज और है कि जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसे को, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नाटकीय तत्व या कोई ऐसी बात डालिए, जो ऐसी घटना कोई या कोटेशन जो पूरी तरह से स्थापित कर दे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि सीधे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विश्व में कई तरह के भ्रामक प्रचार पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे थे, तो इसको काउंटर करने के लिए या इसको सही संदेश दुनिया को देने के लिए भारत ने अपने देश के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को विश्व के करीब 33 देशों में भेजा, और उन लोगों ने किस तरह से बड़े चतुराई तरीके से अपने सॉफ्ट स्किल का प्रयोग करते हुए किस तरह से भारत के जो स्टैंड को दुनिया के सामने रखा, और इस तरह से न केवल भारत का जो छवि में सुधार हुआ, बल्कि भारत का जो मूल स्टैंड है जो टेररिज्म के प्रति, वो दुनिया के बताने में सफल हुआ। तो इसका मतलब कि एक हार्ड वर्ल्ड में सॉफ्ट स्किल किस तरह से उसका राइजिंग रेलिवेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि अवेयरनेस है, रेगुलेशन है, मोटिवेशन है, एम्पैथी है, और उसके अलावा एक और चीज है कि कम्युनिकेशन। सॉफ्ट स्किल में आ गया कम्युनिकेशन। किस तरह से इट्स नॉट इनफ टू डू गुड वर्क्स, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। तो आप उस घटना के बारे में भी ये इसी से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गए और किस तरह से भारत ने अपने स्टैंड को रखा। तो हार्ड वर्ल्ड का हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, और इसका राइजिंग रेलिवेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कंपटीशन राइज कर रहा है, और लगातार कम्युनिकेशन के साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो हमेशा जो अपनी स्टोरी को, अपनी बात को सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दुनिया को पहुंचाएगा, संभवतः उसे ज्यादा पहचान मिलेगी, उसे ज्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक सॉफ्ट आने वाले दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं अब और कौन से टॉपिक हैं। दान से सम्मान तक, सामाजिक उत्थान पे पुनर्विचार। इसमें क्या कहना चाहते हैं ये टॉपिक, इसको हम देखते हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट किसका होता है, किस व्यक्ति का। सोशल अपलिफ्टमेंट उसको जरूरत पड़ेगी जो कमजोर है, ठीक है, गरीब है, साधनहीन है। So those people who are in the need of some kind of help। अब इसको दान से सम्मान तक, तो हम इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे कि in the human history all those people who have been deprived of the good things in life, or those people who have been not well off, or those people who did not have all the necessary resources to keep themselves afloat in the society, चाहे जैसे भी पे स्टार्ट करें, ठीक है ना। So there has always been the source of helping these people is charity। जैसे कृष्ण जी के पास सुदामा जी, चलिए नहीं ये एग्जाम्पल हम रहने देते हैं, इसको नहीं देते हैं, बट हमेशा से दान के द्वारा गरीबों को दिया गया, दान दिया जाना, भिक्षा, पुराने और खराब और कई चीजें, जैसे लोगों को इतना अपना खुद को पसंद नहीं है तो उसे गरीबों में बांटना, और इसके द्वारा पुण्य प्राप्त करना, या फिर अपने आप को काफी गर्वान्वित महसूस करना। So this has been in the way of the helping the poor or the weak people for thousands of years। The kings would generally give charity, दान, या फिर जैसे कि
इतिहास में उसकी एक वर्णन होता है कि किस तरह से कुंभ का मेला लगा हुआ है और हर्षवर्धन गंगा में स्नान करने के बाद प्रयाग में किस तरह से वो गरीबों को दान कर रहे हैं. सो चैरिटी हैज बीन द चोजन टूल ऑफ हेल्पिंग फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट. ठीक है. अब बाद में क्या बदल जाता है? बाद में बदलता है कि हमारा जो मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या चीजें बदलती हैं. मॉडर्न टाइम्स में ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स आया, हमारा नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया. सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि संविधान. सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, संविधान, उसके बाद जुडिशरी, उसके बाद से प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, उसके बाद से फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कुरीतियों के fight against the many bad practices, and slowly it completely changed the way we look at social upliftment. तो हम इस हिस्से को कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स द चैरिटी और द दान एक मुख्य तत्व हुआ करता था, जिसके माध्यम से गरीब या फिर बेसहारा लोगों को मदद करने के लिए इसका प्रयोग होता था. लेकिन आधुनिक युग में निरंतर अपने अधिकारों के प्रति सजगता होते हुए बढ़ते बढ़ते, और जिससे कि जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, संविधान, इन सब का विकास हुआ, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए और बहुत सारी ऐसी कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त हुई. उसी तरह से एक नया दृष्टिकोण डेवलप हुआ कि चैरिटी ये स्रोत न होकर मुख्य स्रोत होना चाहिए लोगों का विकास, अपलिफ्टमेंट का, कि डिग्निटी के तरीके से. डिग्निटी का मतलब हो गया कि उनके अधिकार. तो सोचिए कि अगर हमको कोई चीज अधिकार के रूप में प्राप्त होता है तो दैट विल गिव मी डिग्निटी, बट इफ आई टेक इट एज चैरिटी, वो दान की तरह होता है, तो इसमें डिग्निटी नहीं होगा. सो फ्रॉम डिग्निटी टू रीथिंकिंग, सोशल अपलिफ्टमेंट. अब यहां पर आके पूरे हिस्से में हमें क्या वर्णन करना है? हमको ऐसे कई चीजों का वर्णन करना है कि कैसे ये धीरे 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 ये शिफ्ट होता रहा है. तो जब आप इस शिफ्ट के बारे में पूरी तरह से बात करते जाएंगे, तो आप फ्यूडल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ, फ्यूडल टू जमींदार साहब के, फ्यूडल टू मॉडर्न सोसाइटी की तरफ चेंज बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे. हम ये बात करेंगे कि यूपीएससी में ये टॉपिक आया हुआ है, उसी टॉपिक को यहां पर मेंशन कर दीजिए. If you give a man fish, you feed him for a day. If you teach a man how to fish, then you feed the man forever. तो आप उस बात को लिख सकते हैं. उसके बाद से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पर माइक्रो फाइनेंस की आप बहुत सारी चीजों को बात कर सकते हैं. फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं. जो जंगल में के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको फॉरेस्ट राइट्स. आप चाहे आर्टिकल 14 के बारे में बात करें. आर्टिकल 14 क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है. डीपीएसपी के बारे में बात करते समय, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, आप चाहे तो आर्टिकल 38, 39 को भी मेंशन कर सकते हैं. अब हमको इस पूरे हिस्से में ये दर्शाना है कि किस तरह से निरंतर ये परिवर्तन आते रहे हैं. आप चूंकि ये सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसके बारे में चीजों को उदाहरण देना है. तो आप स्लेव ट्रेड किस तरह से समाप्त हुआ, अपार्थाइड के बारे में लिखिए. सफ्राजेट, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, आपने पढ़ा हुआ है सफ्राजेट्स, तो रोजा पार्कर की कहानी लिख सकते हैं. हाउ रोजा पार्कर बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन गैल्वेनाइजिंग द ब्लैक पॉपुलेशन इन अमेरिका टू राइज फॉर देयर राइट्स. जिसने कि वहां पर बस में से किसी व्हाइट पैसेंजर को अपना सीट देने से मना कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ. तो इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं. फॉरेस्ट राइट्स के बारे में लिख सकते हैं. एंड दैट इज हाउ यू अप्रोच दिस टॉपिक. उसके बाद एक और बचता है, हरित ही नया सोना है, ग्रीन इज न्यू गोल्ड.
रियली परिस्थितिक ज्ञान के माध्यम से संपत्ति पर पुनर्विचार, रीथिंकिंग वेल्थ थ्रू इकोलॉजिकल विजडम। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कि इतना सारा इंफॉर्मेशन अभी हाल में पर्यावरण और उससे संबंधित चीजों के बारे में आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि आपके पास लिखने के लिए काफी मटेरियल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि while writing an essay you will have to be very careful and you will have to give the actual meaning that goes to a particular word। तो यहां पर सोना जो है, गोल्ड, गोल्ड का तात्पर्य आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हरिथी नया सोना है। इज इट गोल्ड? इज इट टॉकिंग अबाउट द मेटल? नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द मेटल, बट रादर इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, इसका अर्थ जो अलग तरह से परिलक्षित हो सकता है। तो ग्रीन इज द न्यू गोल्ड, इसका मतलब कि ग्रीन आज सबसे बेशकीमती या बहुमूल्य वस्तु अब है। सो ग्रीन इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। गोल्ड इस बात का प्रतीक है प्रेशियस होने का, तो इसका मतलब कि गोल्ड की जगह पर ग्रीन अब सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इस बात की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं? एक तो सबसे बड़ा महात्मा गांधी के बारे में का उस उदाहरण के बारे में आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल विजडम, इकोलॉजिकल विजडम से आप क्या तात्पर्य है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। सो इट विल शो दैट हाउ वी नीड टू मेक सस्टेनेबल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द इकोलॉजिकल विजडम। सो अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, सो दैट बिकम इकोलॉजिकल विजडम। क्योंकि इसी की वजह से जो ग्रीन, और ग्रीन इस बात को परिलक्षित करता है कि पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की बात करते हुए जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा, और उनको किस तरह से अब नया वो वेल्थ क्रिएशन में उनका एक बड़ा सा रोल है। आप चाहे तो महात्मा गांधी के बारे में बात कर सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन विच इज नाउ बीइंग लुक्ड एट एज द न्यू गोल्ड इज समथिंग लाइक थिंकिंग दैट जो पर्यावरण का जो दोहन है उसके बारे में अत्यंत सतर्क होने की आवश्यकता है। और जो ग्रीन जो इस बात को परिलक्षित करता है कि वह सारे जो प्राकृतिक संसाधन और बहुमूल्य संपदाएं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, किस तरह से हम उनका प्रयोग इस तरह से करें कि वो नष्ट ना हो जाएं या लुप्त ना हो जाएं, क्योंकि उनका बचाव और उनका सही ढंग से प्रयोग ही सबसे अच्छा संपत्ति पर पुनर्विचार या इकोलॉजिकल विजडम है। विजडम का जो पुनर्विचार जो ये अनुवाद है ये थोड़ा सा अलग हो सकता था, बिकॉज विजडम और पुनर्विचार थोड़ा सा अलग है, उससे कोई बात नहीं है। तो दो भाषाओं में करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई एक चीज अंग्रेजी में समझ में नहीं आई तो क्विकली आप उसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में कोई समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं? महात्मा गांधी के उस विचार को डाल सकते हैं कि भैया ऐसा है भाई कि द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट अर्थ हैज नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ग्रीड को पूरा करने के लिए हमारे रिसोर्सेज काफी नहीं है। उसके बाद से हम उसको इस तरह से बात करेंगे कि पहले धन या संपदा के बारे में हमारी जो सोच थी वो ग्रीन इज गोल्ड की तरह से नहीं था। तो पहले सबसे पहले क्या था? सोच के देखिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके बारे में बात कीजिए कि उसने किस तरह से इकोलॉजिकल विजडम का प्रयोग नहीं किया, यानी कि अंधाधुंध दोहन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कीजिए, कॉलोनियलिज्म की बात कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कैपिटलिज्म, जो क्लासिकल कैपिटलिज्म है उसकी भी बात करना पसंद करते हैं, आप चाहें तो, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट वेल्थ, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। और ये जो ब्लाइंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ना, अंधा दोहन, दैट लेड टू डैमेजिंग। इसने किस चीज को डैमेज किया? जो हमारा जो ग्रीन है, ये ग्रीन से यहां तात्पर्य है, ग्रीन का हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि इट सेज दैट एवरीथिंग दैट इज नेचुरल, एवरीथिंग दैट इज द बाउंटीज ऑफ द नेचर।
उसके बाद से क्या हुआ कि हमने महसूस किया कि हाउ रैपिडली आवर रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग का मतलब कि आप चाहें तो उसमें वाटर के बारे में, वाटर टेबल के बारे में बात कीजिए कि हमें महसूस हुआ अरे वाटर टेबल तो बहुत नीचे जा रहा है, तो वी आर अलार्म्ड, forests are disappearing, we are alarmed, many species of the food and the forest and the trees and the animals that are rapidly अगर लुप्त हो रही हैं तो वी आर गेटिंग अलार्म्ड। तो इसका मतलब कि हमने तुरंत महसूस किया कि प्लेनेट और इसके रिसोर्सेज को बचाने में भी बहुत भलाई है, बड़ी बुद्धि है। तो वेल्थ को हम सोचेंगे इकोनॉमिक, जो इकोलॉजिकल विजडम में ज्यादा भलाई है, बुद्धि है, दैट इज टू सेव। एक तो सेव करना है और इसका स्मार्ट यूटिलाइजेशन करना है या फिर सस्टेनेबल प्रयोग करना है। तो ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि प्रोबेबली दिस विल मेक अस गेट मैक्सिमम फ्रॉम द नेचुरल वेल्थ। और तो इसी को कह रहे हैं कि ग्रीन इज द न्यू गोल्ड, यानी कि इस तरह की जो सोच है वो एक नया सोच हमें ज्यादा फायदा दे सकता है। और इसमें हमारा सॉयल है, जैसे अभी आपने सॉयल के बारे में, एक मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, आप चाहें तो उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। सॉयल है, फॉरेस्ट है, फ्यूल है, वाटर है, और उसके बाद से इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के अलाइनमेंट। तो द न्यू थॉट क्या है? द न्यू थॉट इज अलाइनमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड, यानी कि एक संतुलन, एक सहज संतुलन जो हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें और इन्वायरमेंट के दोहन या फिर उसके प्रयोग में, दोनों में एक सही संतुलन पैदा करना एक अति आवश्यक है। क्योंकि हमने महसूस कर लिया है कि जो वेल्थ जो है, अगर हम इकोलॉजिकल विजडम के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा तो मूल धन ही, यानी कि मूल तत्व ही नष्ट हो जाएगा। और एक बार वो नष्ट हो गया तो मानवता के सामने बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी। इसलिए नाउ ग्रीन इज द न्यू गोल्ड। सो यहां पर ग्रीन के कई सारे अर्थ हैं। ग्रीन का मतलब है कि प्राकृतिक संपदा, ग्रीन का मतलब है कि नई सोच, संपदा, ठीक है, ग्रीन संपदा, नई सोच। और ये अब न्यू गोल्ड है, मतलब कि हमारा नया रिसोर्स है, मतलब हमारे सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है, कार्य भी है, दोनों ही है। और ये हम नया एक इकोलॉजिकल विजडम हमको सोचने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका इकोनॉमिक अलाइनमेंट नहीं करेंगे, तो हम बहुत बड़े खतरे या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस हैज बीन द वे ऑफ अप्रोचिंग this paper that has been the part of the test. Thank you very much.